आपने टीवी या इंटरनेट पर ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ के अराउंड फ्रीली फ्लोट करते हुए दिखाया जाता है। और बहुत से स्टूडेंट्स में ये मिसकंसेप्शन बना रहता है कि एस्ट्रोनॉट्स जिस डिस्टेंस पर अर्थ का ऑर्बिट करते हैं वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है और ज़ीरो ग्रेविटी होने की वजह से वे स्पेस में फ्रीली फ्लोट करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS अर्थ के अराउंड लगभग 400 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ऑर्बिट करता है और हम कैलकुलेशन से ये शो कर सकते हैं कि वहाँ पर ग्रेविटी अर्थ के सरफेस की ग्रेविटी का 89% है। मतलब कि ग्रेविटी में सिर्फ 11% की गिरावट हुई है। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स ISS में कुछ इस तरीके से फ्लोट करते हैं एज इफ़ वहाँ पर ग्रेविटी ही ना हो। इसकी वजह है एक फिनोमेना जिसे कहा जाता है वेटलेसनेस। हम वेटलेसनेस पर डिटेल से इस वीडियो में स्टडी करेंगे और हम अर्थ के अराउंड किस तरीके से एस्ट्रोनॉट्स वेटलेसनेस महसूस करते हैं ये भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि किसी लिफ्ट में या एलिवेटर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो उसके वेट पर क्या असर पड़ता है। किसी एलिवेटर में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तब इसके वेट पर क्या असर पड़ेगा अगर एलिवेटर एक्सेलरेट करता है या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इसी का यूज़ करते हुए हम वेटलेसनेस को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि ट्रू वेट और अपेरेंट वेट ये दोनों चीज़ें क्या होती है। ट्रू वेट का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है, ये उस ऑब्जेक्ट का ट्रू वेट कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये जो एलिफेंट है, अगर इसका मास हम मान लेते हैं कि m है, तब इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है और फोर्स का फॉर्मूला होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन। और हमें पता है कि अगर इसका मास m है और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो g के इक्वल होता है, तो mg जो होगा ये इस पर ग्रेविटी के द्वारा लगाया गया फोर्स होगा। और इस ग्रेविटी के द्वारा लगाए गए फोर्स को ही हम ट्रू वेट कहते हैं। सो ये इस ऑब्जेक्ट का ट्रू वेट है। लेकिन ये एलिफेंट या कोई भी इंसान क्या परसीव करेगा वेट के बारे में, वो वेट को किस तरीके से देखेगा, वो उसका अपेरेंट वेट होगा। या ये जो वेइंग मशीन है ये भी mg की वैल्यू नहीं बताती है। वेइंग मशीन एक्चुअली में अपेरेंट वेट की वैल्यू बताती है। तो यह अपेरेंट वेट क्या है? दरअसल ये जो ऑब्जेक्ट है ये mg को फील नहीं कर सकता, ये फील करता है इस सरफेस के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पर जो रिएक्शन फोर्स लगाया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट इसी फोर्स को फील कर सकता है जिसे हम नॉर्मल फोर्स या n कहते हैं। अगर एलिवेटर रुका हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होने की वजह से जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम तभी आ सकती है जब नेट फोर्स ज़ीरो हो। और नेट फोर्स ज़ीरो होने का मतलब ये है कि अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने तो हम +n लिखेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम कर रहा है जो कि -mg है, ये ज़ीरो के इक्वल होगा। और यहाँ से हमारे पास मिलेगा जो नॉर्मल फोर्स है वो mg के इक्वल है। तो जब एलिवेटर रुका हुआ है, स्टेशनरी है, या फिर ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, दोनों ही दशाओं में जब इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन ज़ीरो है, तब ऐसी कंडीशन में नॉर्मल फोर्स जो है वो mg के इक्वल हो जाता है। और इस वजह से हम जो वेट परसीव करते हैं जो कि n है, वही उसका एक्चुअल वेट भी है। इसलिए अपेरेंट वेट और ट्रू वेट दोनों सेम हो जाते हैं। तो ये उस कंडीशन की बात है जब जो एलिवेटर है वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा हो। अब हम उस केस पर विचार करते हैं जब ये एलिवेटर स्टेशनरी नहीं रहता है और अपनी इनिशियल वेलोसिटी जो कि ज़ीरो है, अगर ये रुका हुआ है तो, से स्टार्ट होकर कुछ वेलोसिटी ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए ये एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो से लगातार बढ़ रही है। तो इस अपवर्ड मोशन के दौरान जब इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तब इसका वेट क्या हो जाएगा? ट्रू वेट तो ऑब्वियसली mg ही रहेगा, लेकिन अपेरेंट वेट जो कि ये एलिफेंट परसीव करेगा या फिर ये जो वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन जो रीडिंग्स बताएगी, तो ये रीडिंग क्या हो जाएगी, यानी कि अपेरेंट वेट की वैल्यू क्या होगी अगर ये जो एलिवेटर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे। तो अगर आप अपने अनुभव पर विचार करें, अगर आप अपने लिफ्ट के एक्सपीरियंस को याद करें, तो आपने देखा होगा जब लिफ्ट ज़ीरो से कुछ इनिशियल वेलोसिटी ग्रहण करती है और अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करती है, तब हम हमारा वज़न थोड़ा सा बढ़ा हुआ महसूस करते हैं। तो अपेरेंट वेट
एक्सपीरियंस के आधार पर कहा जा सकता है कि बढ़ जाता है, पर ये एग्जैक्टली कितना बढ़ता है इसको समझने के लिए हम न्यूटन्स सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। जब यह एलिफेंट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है, मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं, तब इसका वेट क्या हो जाएगा? क्योंकि इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसकी वैल्यू तो mg है और जो नॉर्मल फोर्स है उसको हम यहाँ पर n मान लेते हैं। तो जो नेट फोर्स होगा न्यूटन सेकेंड लॉ से वो ये होगा ma के इक्वल। नेट फोर्स मास टाइम्स नेट एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो निकालने के लिए हम n को पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, और mg को नेगेटिव लेंगे, माइनस mg विच विल बी इक्वल टू मास टाइम्स, और एक्सेलरेशन को भी पॉजिटिव लिया जा रहा है। हम ये मान रहे हैं कि a एक्सेलरेशन से ये एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, और इस कंडीशन में जो रिएक्शन फोर्स होगा ये हो जाएगा mg प्लस ma, या यूँ कहें कि अगर हम m कॉमन फैक्टर की तरफ बाहर ले लें तो ये होगा g प्लस a। तो हम यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो रिएक्शन फोर्स है वो mg ना होकर के mg प्लस ma हो चुका है। मतलब इसका जो रिएक्शन फोर्स जो कि हम अपेरेंट वेट की तरह महसूस करते हैं, सो इसका अपेरेंट वेट जो होगा वो बढ़ जाएगा। जैसे जैसे ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी उसका वेट बढ़ जाएगा। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए हम, अगर ये जो एक्सेलरेशन है ये एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता, इतना ही एक्सेलरेशन जितना ग्रेविटी एक्सर्ट करती है इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक उसी एक्सेलरेशन से अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो नॉर्मल फोर्स है ये हो जाता mg प्लस g विच इज़ इक्वल टू 2mg। मतलब कि ये अपने एक्चुअल वेट से डबल वेट महसूस करता। सेम इक्वेशन अब हम उस केस के लिए अप्लाई करते हैं जब एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा हो। तो इस एलिफेंट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर एक्ट कर रहा है वो होगा mg, और इस पर जो रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है उसको हम नॉर्मल फोर्स n कहते हैं। और इस एलिवेटर का एक्सेलरेशन अब की बार अपवर्ड डायरेक्शन में ना हो करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और मान लेते हैं इसकी वैल्यू a है और इसके आगे हम एक नेगेटिव साइन लगा रहे हैं। ये नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है। सो न्यूटन्स सेकेंड लॉ हमें कहेगा कि जो नेट फोर्स है वो इक्वल होगा मास टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन, जो कि यहाँ पर माइनस a है, और नेट फोर्स यहाँ पर होगा पॉजिटिव n, रिएक्शन फोर्स को पॉजिटिव लेंगे और mg को नेगेटिव लेंगे तो हमें मिलेगा माइनस ma, और माइनस mg को उस साइड ट्रांसफ़र करने पे हमें मिलेगा mg माइनस ma, या रिएक्शन फोर्स n इक्वल होगा mg माइनस a। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का अपेरेंट वेट इसके ट्रू वेट से थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो ट्रू वेट mg था उसमें से ma माइनस करने पे हमें इसका अपेरेंट वेट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के आधे एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है, तो मतलब ये एग्जैक्टली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे नहीं मूव करके उसका आधा मतलब 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है। तो इस कंडीशन में इसका जो अपेरेंट वेट होगा वो कितना हो जाएगा? अब इस a की जगह g/2 लिखेंगे तो आपको मिलेगा mg माइनस g/2 विच इज़ नथिंग बट mg/2। मतलब ये कि इसका जो अपेरेंट वेट होगा वो आधा हो जाएगा। तो ये जो एलिफेंट होगा ये थोड़ा हल्का हो जाएगा। अगर इसका वेट 1000 न्यूटन है तो इसको इसका वेट सिर्फ 500 न्यूटन महसूस होगा, और ये वेइंग मशीन भी इसका वेट 50% ही बताएगी, और वेइंग मशीन में भी 1000 न्यूटन का आधा 500 न्यूटन ही आएगा। और थर्ड केस जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, अगर इसका एक्सेलरेशन एग्जैक्टली ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो जाए। ऐसा कब हो सकता है? जब ये एलिवेटर फ्रीली नीचे की डायरेक्शन में फॉल करे, या यूँ कहें कि ये जो एलिवेटर है ये जिस चेन से बंधा हुआ है, अगर ये चेन ही टूट जाए तब इस कंडीशन में ये जो एलिवेटर होगा ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रीली फॉल करेगा, जिसको हम फ्री फॉल कहते हैं। तो इस कंडीशन में इसका वेट कितना होगा? अगर आप इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की जगह जी पुट कर दे तो आपको मिलेगा n इक्वल टू मास टाइम्स g माइनस g। सो g माइनस g इज़ 0, देयरफॉर इट्स अपेरेंट वेट विल बी 0। मतलब कि इसका वेट ख़त्म हो जाएगा, ये इसका अपेरेंट वेट 0 होगा, या यूँ कहें कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एलिफेंट है ये वेटलेस हो जाएगा। ये वैसा ही फील करेगा जैसा एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हुए महसूस करते हैं, या ISS में जो
एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वहाँ पर जो उनको ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस होता है जो कि एग्जैक्टली ज़ीरो होता है, बिकॉज रिएक्शन फोर्स वहाँ पर ज़ीरो होता है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने जैसी है कि जो एस्ट्रोनॉट्स है वो ज़ीरो ग्रेविटी में मूव नहीं करते हैं, उनके लिए भी सिर्फ रिएक्शन फोर्स ज़ीरो होता है। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन फोर्स ज़ीरो होने का मतलब ये नहीं हुआ कि ग्रेविटी ही खत्म हो गई। यहाँ पर इसका ट्रू वेट अभी भी mg है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेकिन हम या ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस mg को महसूस नहीं करता है, ये फील करता है इस रिएक्शन फोर्स n को। तो फ्रीली फॉल करते हुए ऑब्जेक्ट का जो अपेरेंट वेट होता है वो ज़ीरो हो जाता है। वेटलेसनेस को हम एक साधारण से एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। अगर हम किसी वाटर बोतल के बॉटम पर छेद कर दें और उस बोतल में पानी भर दें तो हम ये देखेंगे कि उस होल के थ्रू वाटर आउटफ्लो होगा बोतल से। और अगर हम इस वाटर बोतल को ड्रॉप कर देते हैं तो हम ये देखेंगे जैसे ही हम इस वाटर बोतल को ड्रॉप करते हैं हम ये देखते हैं कि इसकी फ्री फॉल की मोशन के दौरान इसके अंदर से पानी आउटफ्लो होना बंद हो जाता है। बोतल के अंदर भरा हुआ पानी इसकी दीवारों पर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उस प्रेशर की वजह से ही इस होल के ज़रिए पानी बाहर आता है। लेकिन जब बोतल फ्रीली फॉल करती है तब ये बोतल और इसके अंदर भरा हुआ पानी दोनों एक साथ मूव करते हैं नीचे की तरफ और दोनों एक ही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होते हैं। और इस वजह से इस होल और इस टॉपमोस्ट पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस नहीं रहता है, जिस वजह से कोई प्रेशर इस होल एक्स्ट्रा प्रेशर इस होल पर एक्सर्ट नहीं किया जाता है और पानी आउटफ्लो होना बंद हो जाता है।